हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट की थी और आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे थे। यूनिट नंबर 3 जो है बेसिकली आपकी सिक्वेंशियल सर्किट पे है। अब तक जो आप पढ़ रहे थे वो कॉम्बिनेशनल सर्किट थे और इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। माइनर क्या, ठीक ठाक डिफरेंस है। ठीक है, वो क्या डिफरेंस है उसको भी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर हमारा यही रहने वाला है कि सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, लैचेस क्या होती हैं और इसके बेसिस पे जितने पीवाई क्यू से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सिक्वेंशियल सर्किट्स की और ये हमारा सिलेबस का भी पार्ट है। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं पहले एक बार कि बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक्स एसआर जेके एंड मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप एस ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप एंड फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। ये तो आपको करना है, काफी बड़ी यूनिट है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप पढ़नी है जिसमें क्या पढ़ना है, रिपल एंड सिंक्रोनस काउंटर, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर, ये एप्लीकेशन में पढ़ना है। इसके बाद फिर शिफ्ट रजिस्टर पढ़ने हैं, सीसो पीसो सीपो और पीपो। ये आपके सीरियल इन सीरियल आउट सीरियल इन पैरेलल आउट ये सब आपके रजिस्टर्स हैं, वो आपके पढ़ने हैं। बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर पढ़ना है, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर इसमें आपको पढ़ना है। फाइनाइट स्टेट मशीन आपको पढ़नी है, मिले एंड मोरे मशीन पढ़नी है, स्टेट डायग्राम्स पढ़ने हैं, कैसे उनका रिडक्शन करते हैं, एनालिसिस ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट, डिजाइन ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें करनी है। तो काफी बड़ी यूनिट है, बहुत सारे टॉपिक है पढ़ने के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे क्या करते हैं, सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन जनरली बन भी जाते हैं। लेकिन हमें सारा करना है, अभी कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम यही जानेंगे कि सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं और जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे वो क्या क्या होते हैं और उन ब्लॉक्स का बेस क्या है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि लैचेज होते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है सिक्वेंशियल सर्किट की बात करेंगे। इसमें हम सिक्वेंशियल सर्किट क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता था कि हमारे एक सर्किट डिजाइन करते थे एंड और नॉट गेट यूज करके, इन सब गेट्स का यूज करके और एक कॉम्बिनेशन बना के एक डिजायर्ड आउटपुट हम ले पाते थे। हमने कुछ इनपुट दिया, कुछ डिजायर्ड आउटपुट हमें मिलने लगा था। ठीक है, उसमें हमने एक सर्किटरी डिजाइन की थी। अब उस सर्किटरी में क्या डिजाइन किया था कि कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स हमने लगाए और सर्किट को डिजाइन कर लिया। बट सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि जो आउटपुट आता है उसी आउटपुट को आप वापस फीड कराते हो, किसको, इनपुट को। उस आउटपुट को ही इनपुट को फीड कराएंगे तब आपका जो आउटपुट आएगा, यानी कि जो प्रेजेंट में आउटपुट है वो पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा। तो क्या होगा, sequential circuit are a type of digital circuit where the output depends not only the, जो आउटपुट है वो केवल करंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा बट पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड करेगा कि पास्ट में क्या इनपुट हमें मिले थे या पास्ट में क्या आउटपुट हमें मिला था उस पर भी डिपेंड करेगा। विच इज स्टोर्ड एज अ स्टेट। ठीक है, यानी कि वो जो आप इनपुट पे यूज कर रहे हो आउटपुट, पास्ट आउटपुट जो है, अब वो ऐसा तो है नहीं कि पास्ट आउटपुट कहां से लेके आओगे, कहीं ना कहीं तो होगा ना वो। तो उस पास्ट आउटपुट को स्टोर कराने के लिए एक मेमोरी हमें चाहिए होती है। तो उस मेमोरी में जाके वो पास्ट आउटपुट सेव होता है और उस सेव्ड आउटपुट को फिर आप यूज करते हो एज ए इनपुट। तो यही होता है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट और यही मेजर डिफरेंस है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, कोई फीडबैक नहीं होता है, जस्ट इनपुट दिया आउटपुट आपको मिल गया। ठीक है, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की कि सीक्वेंशियल एलिमेंट की या सीक्वेंशियल सर्किट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक कि इसमें एक मेमोरी एलिमेंट होता है। मेमोरी एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे फ्लिप फ्लॉप और लैचेस, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये सबसे शुरुआत में आपको पढ़ने होते हैं। और ये बेसिक है, मतलब बिल्कुल शुरुआत यहीं से होती है क्योंकि यही मेमोरी एलिमेंट है। सीक्वेंशियल सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेमोरी एलिमेंट, क्योंकि उसी को स्टोर करा के आपको इनपुट पे देना है। तो स्टोर करने का काम कौन करेगा, फ्लिप फ्लॉप और लैचेस करेंगी। दूसरा, पास्ट इनपुट पे इनकी डिपेंडेंसी होती है, यानी कि जो आउटपुट है किसी फंक्शन का तो वो करंट इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है और जो स्टोर्ड स्टेट है पुराने जो है उन पे भी डिपेंड कर रहा है। फिर क्लॉक सिग्नल होता है। ज्यादातर सीक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं वो सिंक्रोनस होते हैं, यानी कि क्लॉक पे काम करते हैं। क्लॉक पे मतलब एक पल्स पे काम करते हैं। ठीक है, कब ऑपरेट होना है कब नहीं होना है ये पल्स डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट था उसमें क्या था, एक इनपुट दिया आउटपुट मिल गया, ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया। अब जब हम इसको सीक्वेंशियल सर्किट बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि हमने जो आउटपुट था यहां से एक मेमोरी एलिमेंट में स्टोर करा दिया। अब ये मेमोरी एलिमेंट क्या है हमारा, सिंपल सी बात है, ये एक फ्लिप फ्लॉप है। ये फ्लिप फ्लॉप है, इसमें हमने एक क्लॉक लगा दी। ठीक है, इसमें हमने क्या लगा दी, एक क्लॉक लगा दी। ठीक है, क्लॉक क्या होती है, पल्स होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, हमने एक क्लॉक लगा दी। अब ये मेमोरी एलिमेंट में जाके सेव हो गया। अब इस मेमोरी एलिमेंट से जो डेटा इसमें सेव है,
वो हम इनपुट को फीड करा देंगे। यानी कि अब जो ये पूरा सीक्वेंशियल सर्किट बना, इसमें दो चीजें जा रही हैं, एक तो प्रेजेंट इनपुट और एक ये पास्ट से जो हमें मिल रहा है, जो भी हमारा मेमोरी में स्टोर है, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो यही बात हम कर रहे थे कि सीक्वेंशियल सर्किट में हमारा केवल इनपुट, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करेंगी चीजें, हमारे पास्ट आउटपुट पे या पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड करेंगी। और वो पास्ट इनपुट या आउटपुट कहां से मिलेंगे हमें? मेमोरी एलिमेंट से। तो वो हम इसको वापस फीड कराएंगे। तो ये कहलाता है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट, बिल्डिंग ब्लॉक की बात कर रहे हैं, सबसे पहला क्या हो गया हमारा? मेमोरी एलिमेंट हो गया, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या है? आर द फंडामेंटल मेमोरी यूनिट्स इन सीक्वेंशियल सर्किट। ये एक बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, या तो 1 को स्टोर कर लेंगे या 0 को स्टोर कर लेंगे। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप लाइक एसआर, जेके, टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, ये होते हैं। इसके अलावा लैचेज होती हैं। इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, बच्चे कंफ्यूज भी है। दोनों का काम स्टोर करना है, लेकिन लैचेस का यूज करके हम फ्लिप फ्लॉप को बनाते हैं। लैचेस का यूज करके ही हम फ्लिप फ्लॉप को बनाते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप पढ़ने से पहले हमें लैचेस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लैचेस क्या है? ये लेवल ट्रिगर्ड होती हैं। ये लेवल ट्रिगर्ड होती है। लेवल ट्रिगर्ड का मतलब क्या है कि जैसे हमारी कोई पल्स है, तो ये इसका लेवल है। अभी क्या है? ये पॉजिटिव लेवल है। ठीक है, अब ये नेगेटिव लेवल है, फिर ये पॉजिटिव लेवल है, ये नेगेटिव लेवल है। तो ये लेवल पे ट्रिगर करती है, ये लेवल पे ट्रिगर करती है, यानी ये लेवल पे बेस्ड होती है। ठीक, कि पॉजिटिव है तो कब ऑपरेट होगा, नेगेटिव पल्स है तो कब ऑपरेट होगा। लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो एज ट्रिगर्ड होते हैं। एज ट्रिगर्ड मतलब फ्लिप फ्लॉप को केवल ये चीज चाहिए होती है कि कब ये 0 से 1 हो रहा है, यानी कि ये हमारी एज हो गई। तो 0 से 1 जब मिलेगा तो ये पॉजिटिव एज कहलाती है। तो पॉजिटिव एज पे वो ट्रिगर होता है। और ये जो कहलाएगी मेरी, ये निगेटिव एज कहलाएगी। जब 1 से 0 होता है तो ये निगेटिव एज कहलाएगी। तो ये एज ट्रिगर्ड होते हैं फ्लिप फ्लॉप, जबकि लेवल ट्रिगर्ड होते हैं लैचेस। तो फ्लिप फ्लॉप ज्यादा फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू लैचेस। ठीक है, लेकिन लैचेस जो बेस होता है ना, लैचेस से ही हम फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करते हैं। तो दो चीजें हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे क्लॉक सिग्नल की। क्लॉक सिग्नल क्या है? एक पीरियोडिक सिग्नल है जो बताता है फ्लिप फ्लॉप को कि किस तरह से ऑपरेट होना है, कब होना है, कब नहीं होना है, ये सारी चीजें बताता है। दूसरा सबसे फंडामेंटल ब्लॉक क्या हो गया? कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट रहेगा ही रहेगा इसमें। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट सबने पढ़ा है, क्या है? एंड और नॉट, एक्स और गेट, ये जितने भी गेट होते हैं, इन सब की हेल्प से हम कॉम्बिनेशन से एक सर्किट डिजाइन करते हैं, जिसको एक कॉम्बिनेशनल सर्किट हम यहाँ पे बोल देते हैं। राइट, उसके अलावा फीडबैक पाथ, ये फीडबैक पाथ होता है आपका जो यहाँ से जा रहा है। ये फीडबैक पाथ भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सीक्वेंशियल सर्किट। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा भी गया था। ठीक है, और तो कोई खास क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट की। तो बेटा दो तरीके के सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। ए वर्ड जहां भी लग जाता है ना, उसका मतलब हमेशा नेगेटिव में आता है, नेगेटिव सेंस में उसको लिया जाता है। ठीक है, जैसे एब्सेंट, ठीक है, या फिर और भी कोई अगर आप वर्ड यूज करते हो तो उन सबको नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। तो सिंक्रोनस का मतलब यह है कि यहाँ पर क्लॉक का हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्लॉक का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्लॉक का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर क्लॉक का यूज कर रहे हैं तो वो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है, और अगर क्लॉक का यूज नहीं कर रहे हैं तो वो एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है। तो बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। ऑल मेमोरी एलिमेंट्स आर ट्रिगर्ड बाय कॉमन क्लॉक सिग्नल। सब क्लॉक सिग्नल से ऑपरेट हो रहे हैं तो सिंक्रोनस सर्किट है। अगर वो क्लॉक से ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, चेंजेस अगर इमीडिएटली व्हेन इनपुट चेंज विदाउट ए क्लॉक, अगर क्लॉक नहीं है तो रेस्पॉन्स फास्टर होगा, बट मोर कॉम्प्लेक्स एंड प्रोन टू टाइमिंग प्रॉब्लम इसमें रहेंगी। मतलब अगर क्लॉक नहीं है तो रेस्पॉन्स तो फास्टर आएगा ना, अगर कोई रोकने वाला ना हो, कोई बताने वाला ना हो, तो फटाफट फटाफट रेस्पॉन्स आएगा। बट वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, टाइमिंग के हिसाब से प्रॉब्लम आ सकती है। हमें रेस्पॉन्स किस सीक्वेंस में चाहिए था, जरूरी नहीं है कि उसी तरह का सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतने टाइप के आपके सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं। अब बात करेंगे मेमोरी एलिमेंट यूज। तो वो मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, या तो लैचेज होते हैं या फ्लिप फ्लॉप होते हैं। लैचेज होते हैं लेवल ट्रिगर्ड, अभी समझाया है, और फ्लिप फ्लॉप होते हैं एज ट्रिगर्ड। ठीक है, लैचेज में भी आपके एस आर लैच है, डी लैच है, ये सब आपके लैचेज होते हैं। बेसिक स्टोरेज एलिमेंट है जो आपके सिग्नल लेवल पे बिट को स्टोर करता है। इट इनपुट इज गवर्न बाय टॉगल स्विच, लेवल ट्रिगर्ड होते हैं। आउटपुट चेंजेस एज लॉन्ग एज द अनेबल कंट्रोल सिग्नल इज एक्टिव। ठीक है, यहाँ पे एनेबल आपका दिया जाता है, और उस एनेबल से आपका जो लैच है वो एक्टिवेट हो जाता है। बस इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है वो यही रखना है कि जो लैचेज होते हैं वो लेवल ट्रिगर्ड होते हैं, क्लॉक पल्स के लेवल पे या फिर जो अनेबल सिग्नल आ रहा है उसके लेवल पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो एजेस पे डिपेंड करता है।
कि एज कब आपकी 0 से 1 जा रही है, कब वो 1 से 0 जा रही है, कब वो पॉजिटिव एज है, कब वो निगेटिव एज है, तो उस एज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, दोनों में डिफरेंस की। अच्छा हाँ, डिफरेंस भी पूछ लिया जा सकता है आपका। ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब यहाँ से कोई 7 नंबर में क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस क्या है। तो क्या डिफरेंस है वो सब मैंने यहाँ पे दे दिया। जैसे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आउटपुट डिपेंड करेगा करंट इनपुट पे और पास्ट स्टेट पे, जबकि कॉम्बिनेशन में केवल इनपुट पे डिपेंड करेगा। इसमें क्या होता है, मेमोरी एलिमेंट होता है, फ्लिप फ्लॉप लैचेस, इसमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है। इसमें फीडबैक यूज होता है, इसमें फीडबैक यूज नहीं होता है। ये जनरली सिंक्रोनस होते हैं, ड्रिवन बाय क्लॉक सिग्नल, इसमें क्लॉक की कोई जरूरत है ही नहीं कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है क्योंकि मेमोरी भी है, स्टेट मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, सिंपल होता है, केवल इनपुट को प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपकी क्या क्या चीज आ जाएंगी, काउंटर, रजिस्टर, फाइनाइट स्टेट मशीन आ जाएंगी। इसमें क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल में, एडर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, डिमल्टीप्लेक्सर्स, ये सब चीजें आएंगी। इसमें टाइमिंग की अगर बात करें, आउटपुट चेंज एट स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि क्लॉक एजेस है, यहाँ पे आउटपुट तुरंत मिल जाता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे एप्लीकेशन की, तो किस किस में यूज हो रहे हैं, सीपीयू में, मेमोरी यूनिट्स में यूज करते हैं। इसमें किस में यूज करते हैं, एएलयू वगैरह में यूज किया जाता है कॉम्बिनेशनल सर्किट का। ठीक है, अगर स्टेट डिपेंडेंसी की बात करें तो स्टेट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये स्टेट इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि आउटपुट जा ही नहीं रहा है इनपुट की तरफ, तो स्टेट इंडिपेंडेंट है। स्टेट का मतलब होता है सिचुएशन, पोजीशन, कि आउटपुट पे क्या हो रहा है। तो दीज आर सम डिफरेंसेस। आप एग्जाम में जब जाएंगे आपसे डिफरेंस अगर पूछे जाते हैं तो कोई 4 या 5 डिफरेंस को आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे के सारे करने हैं, आप कोई भी 4-5 जो उस समय पे याद आए आपको मौके पे, वो आपको डिफाइन करने होते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब अपने लैचेस पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसआर लैच की। तो एसआर लैच को हम क्या बोलते हैं, सेट रीसेट भी बोलते हैं, यानी कि इसमें हम सेट भी कर रहे होते हैं और रीसेट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड इंप्लीमेंटेड यूजिंग 2 इनपुट। ऑब्वियसली एसआर का मतलब होता है सेट और रीसेट, तो 2 इनपुट हो गए, एक सेट के लिए एक रीसेट के लिए। ठीक है, द एस इनपुट सेट द आउटपुट टू 1। अगर एस इनपुट हमने हाई किया हुआ है तो आउटपुट 1 हो जाना चाहिए, और अगर रीसेट दिया हुआ है तो आउटपुट 0 हो जाना चाहिए। सेट का मतलब होता है कि किसी पोजीशन को हाई बना देना, आउटपुट को हाई करना। इसको हमने हाई कर दिया और वो अब हाई रहे, होल्ड रहे, जब तक हम इनपुट को चेंज ना करें वो आउटपुट हाई रहे। और रीसेट का मतलब होता है कि कुछ भी पहले स्टेट थी वापस से उसको 0 ले आए, पहले कुछ भी रहा हो वापस से उसको वो 0 ले आए, यानी कि रीसेट कर दे। तो ये तो मतलब होता है रीसेट का मतलब किसी भी वैल्यू को बिल्कुल डिफॉल्ट स्टेट पे ले आना। डिफॉल्ट स्टेट क्या होगी, 0। तो अगर हमारा रीसेट हाई है तो स्टेट 0 हो जानी चाहिए, यानी कि आउटपुट 0 हो जाना चाहिए। और अगर हमारा सेट हाई है तो आउटपुट शुड बी 1, वो 1 रहना चाहिए और वो होल्ड रहना चाहिए, तभी तो वो मेमोरी एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। ये बात समझ में आ गई। व्हेन बोथ एस एंड आर इनपुट आर 1 द लैच इज सेट टू बी इन अनडिफाइंड स्टेट, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब इस चीज को आप अपना आराम से डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो कि इस Q और Q बार, इन दोनों में से किसी भी एक को 1 ले लो, किसी एक को 0 ले लो। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं इस Q को 0 ले लेता हूं और इस Q बार को, ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा क्योंकि ये Q है, 2 आउटपुट हमने लिए, एक और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमने 0 लिया है तो ये तो 1 होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर मैंने Q को 0 लिया हुआ है तो मेरा Q बार कितना होगा, 1 होगा। ये मुझे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो पहले आउटपुट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले हमें स्टेट तो चाहिए ना। तो हमने क्या किया, आउटपुट को एज्यूम कर लिया कि प्रीवियसली इसका जो आउटपुट था वो ये था, जो इसमें स्टोर था वो 0 और 1 था। आप 1 0 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी इसको एज्यूम कर सकते हो। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया, पहला केस लिया, केस 1। केस 1 में मैंने क्या किया, एस को 0 लिया और आर को 0 लिया, दोनों को मैंने क्या लिया, 0 0 लिया। अब देखिए क्या होगा, जब मैंने एस को 0 लिया, यहां पे आप समझते रहिए, एस को जब मैंने 0 लिया और आर को भी मैंने 0 लिया। ठीक है, अब यहां 0 था। ठीक है, ये 0 यहां से ट्रांसफर होता हुआ यहां आया, यानी कि अब ये यहां पर भी 0 है, यहां पर 0 है। राइट, तो 0 प्लस 0, क्योंकि नॉर गेट है, हम दो तरीके से बना सकते हैं बेटा इसको, नॉर गेट से भी और नैंड गेट से भी। पहले नॉर गेट से बता रहा हूं। तो 0 प्लस 0 कितना हुआ, 0, और 0 का उल्टा कितना हुआ, 1। तो देखो 1 आ गया ना, यानी कि जो हमें चाहिए था वही आ गया। अब ये 1 यहां फीड हो रहा है, तो 1 मैंने यहां पर फीड कराया, तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 1, और 1 का उल्टा कितना आ जाएगा, 0। तो ये मेरा बिल्कुल सही होल्ड हो गया, यानी कि अगर मैं 0 0 दे रहा हूं तो 0 1 मेरा ये आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया।
अब मैंने क्या किया, स्टेट को चेंज कर दिया, यानी कि मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर मैं इसको 0 0 दे रहा हूं तो यहां पे कोई भी स्टेट में चेंज नहीं आया, जो 0 1 मैंने माना था ये वही रहेगा। तो यहां पर इसको कह सकते हैं नो चेंज, यहां पे हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। ठीक है जी। अब उसके बाद मैंने सेकेंड एक केस लिया, क्या किया कि अब की बार मैं सेट को 1 कर देता हूं और रीसेट को 0 कर देता हूं। ठीक है, सेट को 1 कर देता हूं, रीसेट को मैं 0 कर देता हूं। ठीक है, अब अगर मैंने बेटा इसको 1 कर दिया, सेट को 1 कर दिया और रीसेट को मैंने क्या रखा है, 0 ही रखा है। अब 1 0 के हिसाब से चलते हैं। जब ये 1 जाएगा, प्रीवियसली यहां से 1 था और ये 0 था, ठीक है, तो ये 0 यहां पर आया, ये 1 आया, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1, और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 0, यानी कि जो मेरी नई स्टेट आएगी वो अब कितनी आ गई, 0। और ये 0 जब यहां पर ट्रांसफर होगा तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0, और 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1। यानी कि अब जो मेरी अपडेटेड स्टेट हो गई, नई स्टेट जो आई वो क्या आई, 1 और 0। तो देखिए क्यू मेरा कितना आ गया, 1, क्यू मेरा कितना आ गया, 1, और क्यू बार कितना हो गया, वो तो 0 आना ही आना है। तो अगर मैंने सेट को हाई किया तो मेरा आउटपुट हाई हो गया। ठीक है, अगर मैंने सेट को हाई किया है, सेट वाले इनपुट को अगर मैंने हाई कर दिया, आप देखो यहाँ पे सेट वाले इनपुट को हाई कर दिया तो मेरा आउटपुट हाई हो गया। यही तो मैंने आपको बताया था कि एस क्या करेगा, जब भी एस 1 होगा तो वो आउटपुट को सेट कर देगा, यानी कि हाई कर देगा। तो यहां पे हाई हो गया, और ये क्या कहलाती है, मेरी सेट कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेट कंडीशन, राइट। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, वो भी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तीसरी कंडीशन में मैंने क्या किया बेटा, अब की बार रीसेट को हाई कर दिया। ठीक है, सेट को 0 कर दिया, रीसेट को हाई कर दिया। अब क्या होगा, अगर रीसेट को हाई कर रहा हूं तो मेरा क्यू 0 हो जाना चाहिए, 0 रीसेट हो जाना चाहिए आउटपुट स्टेट। कैसे होगी वो देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, रीसेट को 1 किया, ठीक है, और सेट को मैंने कितना किया, 0 किया। अब जैसे ही मैंने ये किया तो 1 के बाद अब सोचिए, यहां पे यहां तो 1 है, ठीक, और यहां से कितना आ रहा था, ये 0 आ रहा था, यहां से कितना आ रहा है, 0। तो 1 और 0 कितना आ जाएगा, 1, और 1 का उल्टा कितना आ जाएगा, 0, यानी कि क्यू मेरा कितना आ गया, 0। बात समझ में आई भाई, यहां से 1 था, यहां से तो 0 आया, तो 1 प्लस 0 कितना हुआ, 1 प्लस 0 हो गया 1, और 1 का उल्टा कितना हो गया, 0, यानी कि नॉर गेट का आउटपुट कितना आ गया आपका, 0। और जब ये 0 यहां से पास हुआ तो 0 आपका यहां आया, अब 0 यहां आया, ये भी हमने 0 लिया हुआ है, तो 0 प्लस 0 कितना होगा, 0, और 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा आउटपुट, 1। तो मुझे क्यू मिल गया 0, क्यू बार मिल गया 1, तो क्यू मिल गया 0, क्यू बार मिल गया 1। अब ध्यान से देखिए, आउटपुट मेरा वापस से 0 हो गया, पहले ये 1 था, अब ये 0 हो गया। तो 0 हो गया, इसका मतलब अब ये मेरा रीसेट हो गया। इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये हमारा रीसेट हो गया। तो तीसरी स्टेट आ गई जिसमें हमने इसको रीसेट कर दिया। तो एक बार सेट कर लिया, एक बार रीसेट कर दिया। अगर हमने 0 0 दिया तो कोई भी चेंज हमारा उसमें आउटपुट में नहीं आ रहा, जो भी आप यहां पे लेते वही आउटपुट आपको मिल जाता। अब हमने क्या किया, फोर्थ केस लिया। 3 केस हो गए, 0 0 1 0 0 1। तीसरा केस हमने ले लिया, सपोज इसको हम ले लेते हैं, चलो पिंक कलर से ले लेते हैं, 1 1। अगर मैं दोनों को 1 1 कर दूं, अब अगर मैं दोनों को 1 और 1 कर दूं, अब देखिए क्या होगा, क्योंकि यहां 0 है, ठीक है, यहां 1 है, तो 1.1 यहां पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाता है, नहीं क्या हो रहा है यार ये, एक सेकेंड, 1 0 1 है बेटा ये, ठीक है, पता नहीं जगह पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 1। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 था, अब ये 1 ट्रांसफर होके इधर आ गया। अब ये सोचिए, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ कितना हो गया, 1 प्लस 1 1, और 1 का उल्टा कितना हो गया, 0। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये 0 आया यहाँ पर, ठीक है, ये कितना आया, 0।
जीरो ये है और मैंने इसको भी 1 दे रखा है, तो 0 + 1 कितना हुआ 1, और 1 का उल्टा कितना हुआ 0। तो क्या ये पॉसिबल है कि क्यू भी 0 आ जाए और क्यू बार भी 0 आ जाए? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो ये स्टेज हमारी इनडिटर्मिनेंट स्टेट होती है या अनडिफाइंड स्टेट होती है, अनडिफाइंड स्टेट होती है, अनडिफाइंड स्टेट होती है, और ये प्रोहिबिटेड होती है। प्रोहिबिटेड मतलब हम इसको यूज नहीं करते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं, 1 1 पे हम इसको यूज नहीं करते। तो हमारे पास तीन चीज हो गई। नो चेंज आया जब हमने 0 0 दिया, जब हमने सेट को हाई किया, रीसेट को 0 रखा तो आउटपुट 1 हो गया, सेट हो गया। जब हमने इनपुट को सेट को 0 रखा, रीसेट को हाई किया, तो आउटपुट भी मेरा रीसेट हो गया, 0 हो गया, क्यू बार मेरा 1 हो गया। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट। ठीक है जी। तो यही सारी चीजें हमने यहां पर लिखी हैं कि भाई जब हमारा केस 1 एस आर इक्वल टू 0 है, ठीक है, एस इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0, तो उस केस में क्यू इक्वल टू मेरे पास कितना था भैया? अभी हमने लिखा था 0 और 1। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यू बार इक्वल टू कितना हो गया 1। दिस इज देन देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन स्टेट, कोई चेंज नहीं हो रहा है हमारी यहाँ पे, नो चेंज हो रहा है स्टेट में। ठीक है। अब अगर मैंने एस को 1 कर दिया, तो यहाँ पे 0 ले रखा है, अगर एस को 0 कर दिया, आर को 1 कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा क्यू हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा, क्यू बार मेरा 1 आएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे देन इट इज ए रीसेट कंडीशन। ठीक है, ये भैया हमारी रीसेट की कंडीशन है। अब अगर हमने एस को 1 कर दिया, आर को 0 कर दिया, तो मेरा ऑब्वियसली क्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और क्यू बार कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दिस इज सेट कंडीशन, दिस इज सेट कंडीशन। ठीक है। अब अगर एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1 होगा, तो हमारा क्यू और क्यू बार जो हो गए, ये हमारी अनडिफाइंड स्टेट कहलाती है, अनडिफाइंड स्टेट। तो हम क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड स्टेट कहलाती है। इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों चीजें हमारी एक साथ 0 हो जाए। ठीक है जी। तो ये समझ में आ गया कैसे कैसे हमने बनाया। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि कैसे ये ट्रुथ टेबल बन के आई। आगे बढ़ते हैं, एक बार नैंड गेट से भी इसको देख लेते हैं। देखिए, और इस कंडीशन को हम रेस कंडीशन भी बोल देते हैं। हाँ बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं? रेस कंडीशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेस कंडीशन। ठीक है, कंडीशन को हम रेस कंडीशन भी बोल देते हैं। नॉर गेट पे, नैंड गेट पे देख लीजिए सेम चीज बिल्कुल। अब अगर मैंने मान लीजिए यहां पर इसको 0 मान लिया और इसको मैंने मान लिया 1। ठीक है जी। अगर मैंने क्यू को मान लिया 0, क्यू बार को मान लिया मैंने 1। ठीक है। अब यहां पर पहले हम क्या करें? सेट को 1 कर देते हैं। यहाँ पे सेट को अगर मैंने सपोज 1 कर दिया, ठीक है, और रीसेट को मैंने 0 कर दिया। ठीक है, 1 और 0 कर दिया, सेट को मैंने 1 कर दिया, रीसेट को मैंने 0 कर दिया, तो क्या आएगा? अब वो देख लेते हैं। 1 यहां से दिया, 0 यहां से आया, तो 1.0 कितना हो जाएगा? 0, और 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और अगर मैंने इसको, ये 1 है और ये 1 यहां जाएगा, तो 1.0 कितना हो जाएगा? 0, और 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसमें एक करेक्शन करना छोटा सा। तो हाँ, ये बेसिकली सेट होता है, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग। जब नैंड गेट से बनाते हैं ना, तो ऊपर सेट रखते हैं। ठीक है, सेट के साथ में हम देंगे, ये यहाँ पर क्या करेंगे? सेट के साथ में देंगे, तो ऊपर वाले को सेट रखते हैं। ये ये सेट होता है बेटा एस, और ये हमारा रीसेट होता है। ठीक है, आर। अब इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये कितना हो जाता है? सेट हो जाता है एस। ठीक है। अब इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं।
अब मान लीजिए मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, क्यू को मैंने 1 ले लिया और इसको मैंने 0 ले लिया। भाई एक को 1 लेना है, इसको 1 ले लिया, और किसी को भी 1 ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 ले लिया, इसको हमने 0 ले लिया। स्टार्टिंग में एक को तो हमें कुछ ना कुछ लेना ही है। अब अगर ये 1 है तो ये 1 देखो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये 0 है तो ये 0 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर 1 चाहिए। ये नैंड गेट है बेटा। नैंड गेट में क्या होता है, पहले दो का मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होने के बाद उसका इन्वर्ट होता है। तो अगर मुझे 1 चाहिए तो 0 से तो मैं मल्टीप्लाई कर भी रहा हूँ, ठीक है, 0 से मैं मल्टीप्लाई कर ही रहा हूँ, तो कुछ भी यहाँ पर हो उसका वो 0 आएगा और इन्वर्ट होके 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं सेट को 0 रखूं कि 1 रखूं। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ, सेट को कितना रख देता हूँ, फिलहाल 1 रख देता हूँ, तो 1.0 पे कितना आ जाएगा, ये मेरा 1.0 आ जाएगा 0, 0 का उल्टा आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये 1 यहाँ आ गया, यहाँ मुझे 0 करना है, तो 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 1 देना पड़ेगा, ठीक है। 1 अगर मैं इसको देता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार, एक सेकंड रुको। ठीक है जी, चलिए कोई नहीं, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 की जगह 0 ले लो। यहाँ पे यार इसको 1 ना लो, इसको 0 ले लो। क्या कर दिया है? ये हो जाएगा हमारा सेट ठीक है, ये सेट होगा। ये हमने 1 अगर ले लिया तो इसको हमने सपोज इसको 1 मान लिया था, तो इसको 0 मान लिया, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो देखो 0.0 कितना हो जाएगा, 0, और 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1। 1.1 कितना हो जाएगा, 1, 1 का उल्टा हो जाएगा 0, यानी कि ये मेरी कंडीशन अब सेटिस्फाई हो गई। तो मैं इसको एस को 0 ले रहा हूँ, इसको 1 ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक उल्टी चीज देखने को मिलेगी कि जब मैं एस को 0 कर रहा हूँ, लो कर रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट हाई आ रहा है, और आर को जब हाई कर रहा हूँ तो आउटपुट मेरा कुछ और आ रहा है। तो यहाँ ये कंडीशन आपको, सर ये तो रीसेट हो रहा है, हमने तो क्या किया, रीसेट को हाई किया था तो 0 आना चाहिए था। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एस यूज ना करके इसको एस बार यूज करते हैं, और आर यूज ना करके इसको आर बार यूज करते हैं। अब अगर ये एस बार है, तो अगर मैं एस को 0 रख रहा हूं तो एस बार मेरा कितना हो गया, 1, और आर अगर मैं 1 रख रहा हूं तो आर बार मेरा कितना हो गया, 0, यानी कि कंडीशन मेरी रिवर्ट हो जाएगी। तो यहां पे मैं जो लिख रहा हूं ये मेरी वापस से वही कंडीशन बन जाएगी जिसको मैं बोल दूंगा सेट कंडीशन, कि ये सेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं अपनी स्टेट को चेंज करना शुरू करता हूं, अपनी स्टेट को हम चेंज करना शुरू करते हैं। अब मैंने इसको 0 से क्या कर दिया, 1 कर दिया, और इसको भी कितना कर दिया, रीसेट को भी 1 कर दिया। अब अगर मैं दोनों को 1 कर दे रहा हूं, तो प्रीवियस स्टेट 1 थी तो 1 ये आ गया, ठीक है। अब देखिए 1.1 कितना आ गया, 1, और 1 का उल्टा कितना आ गया, 0, तो नई स्टेट मेरी कितनी आ गई, 0। अब ये 0 यहां ट्रांसफर हुआ, तो 1.0 कितना हुआ बेटा हमारे पास, 1.0 कितना हुआ, 0, और 0 का उल्टा कितना हुआ, 1। तो यहां पे देखो कोई चेंज आया क्या, यहां से यहां कोई चेंज दिखा नहीं, यहां से यहां कोई चेंज दिखा नहीं, यानी कि अगर मैं इन दोनों को 1 1 लिख दूं तो मेरी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं नो चेंज, कि अगर मेरे दोनों इनपुट हाई हैं तो वहां पर क्या होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज मेरा नहीं आएगा, ठीक है। जबकि नॉर गेट में ये प्रोहिबिटेड स्टेज थी। अब हम इसको क्या करते हैं, सेट को 1 कर देते हैं, ठीक है, और रीसेट को 0 कर देते हैं। अब अगर मैं सेट को 1 कर दूं और रीसेट वाले को 0 कर दूं, ठीक है, अगर इसको हमने ऐसा किया तो ये 1 है, ये 0 है, तो यहां से मेरा जो 1 है अब वो यहां ट्रांसफर होके आ गया। तो बेटा 1.0 कितना हो जाएगा, 0, और 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1, तो ये मेरा हाई हो गया। अब ये 1 मेरा यहां ट्रांसफर हुआ, तो 1.1 कितना हो जाएगा, 1, और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 0, यानी कि क्यू बार मेरा 1 हो गया और क्यू मेरा कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखिए जब सेट मेरा हाई है तब मेरा आउटपुट 0 है, क्यों, क्योंकि यहां पर मैं अब इन्वर्ट करके ले रहा हूं बेटा, यहां पे एस नहीं लेंगे, एस बार लेंगे, यहां आर नहीं लेंगे, आर बार लेंगे। तो उसका मतलब वही है कि अगर एस बार कर दूं तो ये 0, और आर कर दूंगा तो ये 1, तो सेम चीज आ जाएगी, यानी कि दिस इज द कंडीशन ऑफ रीसेट। ये कंडीशन किसकी आ जाएगी, रीसेट की आ जाएगी। फिर इसके बाद में चौथी कंडीशन क्या ले लूं बेटा, चौथी कंडीशन सपोज हमने ले ली अब की बार वापस से 0 0, ठीक है, कि भाई तीनों कॉम्बिनेशन हो गया, 0 1 हो गया, 1 1 हो गया, 1 0 हो गया, 0 0 बचा। तो अगर मैं इसको 0 ले लूं और इसको भी 0 ले लूं तो क्या होगा, अब देखिए 0 मैंने यहां पे लिया,
यहां से कितना ट्रांसफर हुआ 1 और यहां से कितना आ रहा है 0, तो यहां से कितना आ रहा है 0, तो 0.0 कितना हो जाएगा हमारे पास 0.0 0 और 0 का उल्टा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और यहां से 1 ट्रांसफर होगा, यहां से 1 ट्रांसफर होगा तो 1.0 कितना हो जाएगा 0 और 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 1। तो देखो क्यू भी 1 और क्यू बार भी 1। ठीक है, ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। और अगर ये दोनों 1 है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो अगर मैं इसको 0 0 कर देता हूं तो यहां 1 1 यानी कि ये अनडिफाइंड स्टेट बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी अनडिफाइंड स्टेट। ठीक है, तो ये हमारी अनडिफाइंड स्टेट हो जाएगी, अनडिफाइंड स्टेट, अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि बेटा इस चीज को दिखाने के लिए हमें एस बार आर बार लेना पड़ता है। ठीक है, अगर हम एस बार आर बार ले लेंगे तो जो आप दिखेंगे कि एस 1 होगा तब ये 1 होगा। ठीक है, जब ये 0 होगा तब ये 0 होगा। ठीक है, तो एस बार आर बार इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ये उल्टा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहीं पे हम रिवर्स कर देते हैं, एस बार और आर बार लेते हैं। तो ये हो गया हमारा लॉजिक डायग्राम यूजिंग नैंड गेट। तो ये चारों कंडीशन आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम बोल देते हैं रेस कंडीशन। इसको क्या बोल देते हैं रेस अराउंड, रेस कंडीशन। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो अब हुई गई आपकी, इस चीज को मैंने लिखा दिया वहां पे पीछे सारा। अब हम बात करते हैं गेटेड एसआर। गेटेड एसआर में कुछ नहीं है, केवल हमने क्या किया 2 नैंड गेट और लगा दिए और एक एनेबल दे दिया। अब अनेबल से क्या होगा कि जब तक अनेबल एक्टिवेट नहीं होगा ये सिस्टम ही एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, अगर अनेबल मेरा 0 है तो यहां पे हमेशा क्या हो जाएगा 0 × 1 0, 0 को उल्टा 1, तो यहां 1 आ जाएगा, और ये 0 है तो यहां भी हमेशा आपका 1 1 रहेगा। ठीक है, तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। लेकिन अगर आपको सारी चीजें सीक्वेंस में चाहिए तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसको पहले एनेबल को 1 करेंगे। अब अगर एनेबल को आपने 1 किया तो एस की वैल्यू जो होगी उसके हिसाब से यहां पर पास होगा। जैसे अगर एस की वैल्यू को हमने यहां 1 है और एस की वैल्यू को सपोज हमने क्या रखा 0 रखा और इसको 1 रखा, क्यू को हमने 1 रखा है और इसको 0 रखा है, तो यहां पर भी हमारा 1 और 0 ही हम ले लेते हैं, 1 0 ले लेते हैं। तो इसको देखते हैं कितना आएगा। अगर हमने इसको 1 और 0 लिया, क्यू को हमने लिया 1 और इसको लिया हमने 0। ठीक है, तो ये 1 हमारा यहां से ट्रांसफर होके यहां आ गया और 0 ट्रांसफर होके यहां आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से हमने क्या किया एस को अब हम ले ले रहे हैं क्योंकि हमें को चाहिए 1, तो हमें 1 चाहिए, तो यहां पर हमें 0 करना पड़ेगा। और 0 कब मिलेगा जब यहां से हमने 0 लिया। ठीक है, यहां पे हमने क्या लिया 1 लिया। ठीक है, तो 1.1 कितना हो जाएगा 1 1 का उल्टा 0, तो ये कितना आ जाएगा 0। और यहां पर इसी तरह से हमने क्या ले लिया, अगर 0 लिया तो 0.1 0 हो जाएगा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब देखिए 0.1 0, 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 1, और 1.1 1 1 का उल्टा हो जाएगा 0, यानी कि कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। एस को 1 रख रहा हूं, आर को मैं यहाँ पर 0 रख रहा हूँ। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और इसके बाद में भी फिर बाकी चीजों को कर लेंगे, फिर तो करते चले जाओ आप। ठीक है, 1 0 रखा, अब की बार 0 1 रख के देख लो। अगर मैं इसको 0 1 रखता हूं, इसको एस को 0 और इसको 1 रखता हूं, तो कितना हो जाएगा। अगर 0 और 1 रखते हैं तो 0 1 0 रखने पे क्या हो जाएगा 0.1 0 0 का उल्टा 1, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1, और 1.1 यानी कि 1 1 का उल्टा आ जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब यहाँ 1 यहाँ से कितना आ रहा था 1 ट्रांसफर हो रहा था, तो 1.0 0 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 1। ठीक, और यहाँ से 1 ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ, तो 1.1 1 1 का उल्टा हो जाएगा 0, यानी कि अब की बार क्यू हो जाएगा 0 और क्यू बार हो जाएगा 1। तो जैसे ही हमने सेट को 0 किया हमारा आउटपुट भी सेट हो गया, आर को हमने 1 किया तो ये 1 हो गया। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद 1 0 हो गया, 0 1 हो गया। अब आप इस पे 0 0 करके देख लो या 1 1 करके देख लो, वो आपकी मर्जी है। अगर हम 0 0 करते हैं, अगर हम इसमें 0 0 करते हैं थर्ड स्टेट में, यहां भी 0 कर दें यहां भी 0 कर दें, तो क्या होगा कि भाई 0 है और इनेबल 1 है, इनेबल तो 1 ही रहेगा हमेशा। तो 0.1 0 0 का उल्टा कितना हो गया 1, यहां पर भी कितना हो गया 0.1, तो 0.1 का मतलब हो गया 0 0 का उल्टा हो गया 1, यानी कि दोनों में हम क्या दे रहे हैं 1 1। अब अगर 1 1 दे रहे हैं, इधर से कितना आ रहा है 0, तो 1.0 0 0 का उल्टा कितना हो गया 1। अब ये 1 इधर जा रहा है, तो 1.1 1 हो गया, 1 का उल्टा कितना हो गया 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये 1 और ये 0, तो जब हम 0 दे रहे हैं तो Q मेरा 0 ही है और ये मेरा 1 है, यानी कि आप देखो 0 से 0 आया, 1 से 1 आया, यानी कि नो चेंज,
यहाँ पर क्या आया, नो चेंज। यहाँ पर क्या आ गया मेरा ये तो ये हो गया था मेरा सेट, हाँ ये मेरा हो गया था सेट, और ये हो गया था हमारा रीसेट। ठीक है जी। और इसी तरह से जब 1 1 देंगे, तो अगर 1 1 आप दे रहे हो तो 1 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 दे दीजिए, यहाँ पर भी 1 दे दीजिए, तो 1.1 0, 1.1 1 1 का उल्टा 0, यानी कि यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा, दोनों में 0 0 आ गए। अब यहाँ से अगर हमने 0 को ट्रांसफर किया, यहाँ से क्या किया 0, तो 0.0 0 0 का उल्टा 1, ये 1 आ जाएगा। और ये 1 जब यहाँ ट्रांसफर होगा तो 1.0 0 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 1। तो देखो यहाँ पर भी फिर से दो कंडीशन आ गई कि भैया 1 1 आ रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारी अनडिफाइंड कंडीशन हो गई। ये क्या हो गई, अनडिफाइंड कंडीशन हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बस ये होता है कि गेटेड एसआर लैच में एक हमारी इनेबल और हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी, इसके अलावा और कुछ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसको भी हम लिख लेंगे फिर। अब बात आ जाती है हमारी किसकी, डी लैच की। ठीक है, डी लैच में क्या होता है कि एसआर की जो प्रॉब्लम थी 1 1 वाली सिचुएशन, वही खत्म कर दी। ये जो 1 1 वाली दिक्कत आ रही थी 0 0 वाली, उसको हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। हमने क्या किया कि एस के साथ में, जो हम एस को इनपुट दे रहे थे, एस के साथ में एक और नैंड गेट लगाया और उसको आर में दे दिया, उसको हमने आर में दे दिया। ठीक है, अब अगर इसको हमने आर में दे दिया है, तो हमारा जो गेट बन के आया ये क्या कहलाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप या डेटा फ्लिप फ्लॉप कहलाता है इसको, सॉरी लैच, डेटा लैच भी बोल देते हैं। फ्लिप फ्लॉप भी होता है, लैच भी होता है। अभी तो लैच कर रहे हैं तो लैच ही बोलेंगे, ठीक है, आगे चल के इसको फ्लिप फ्लॉप भी बोलेंगे। तो इसमें क्या किया हमने, एस एक ही इनपुट रखा है, सिंगल इनपुट, एक इनेबल है हमारा और एक इनपुट है। एस को हमने डायरेक्टली दे दिया और इन्वर्ट करके आर में दे दिया, यानी कि अब एक टाइम पे दोनों चीजें जीरो हो ही नहीं सकती। अगर एक को जीरो दोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली 1 होगा ही होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हमारा इनेबल 0 है, इनेबल 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता डी की वैल्यू क्या है, क्यू एन को हमने 1 मान लिया, इसको हमने 0 मान लिया, यहाँ पे हम कोई चेंज की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी मेन, अगर हमने इसको इनेबल को कितना रखा है, 1 रखा है। सीरियल नंबर 2, इनेबल को हमने कितना रख लिया, 1 रख लिया, इसको हटाओ यार, कंफ्यूजन हो रहा है इससे। इनेबल को हमने कितना रखा है, 1 रखा है। अब अगर इनेबल को 1 रखा है और डी को हमने क्या रख दिया, सपोज 1 रख दिया, डी को हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, डी को हमने 1 रख दिया, तो 1 रखते क्या होगा, एस पे 1 ट्रांसफर होगा। ठीक है, इनेबल को तो हमने 1 किया हुआ ही है, तो यहां पर भी 1 आ जाएगा, तो 1.1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1.1 हो जाएगा 1, 1 का उल्टा हो जाएगा 0, यानी कि यहां मिल गया हमें 0। और ये चूंकि 1 था तो इधर कितना पहुंचा हमारा, आर पे 0। ठीक है, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, और 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 1, यानी कि यहां से हमें मिला 1। अब हमने Q को कितना मान लिया था, इसको मान लिया था हमने 1 और इसको मान लिया था हमने 0। तो अगर ये 1 है तो 1 यहां ट्रांसफर होगा, 1.1 कितना हो जाएगा 1, 1 का उल्टा 0, बिल्कुल सही। अब ये 0 यहां ट्रांसफर होगा, 0.0 0 0 का उल्टा हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारी सेटिस्फाई हो गई। Q हमारा कितना आया 1 और ये आया हमारे पास 0। तो अगर हमने D को 1 दिया है तो ये क्या हो गया, सेट हो गया, ये क्या हो गया, एक तरह से सेट हो गया। ठीक है, तो हमने सेट कर दिया। अब दूसरी स्टेट क्या हो सकती है हमारी, कि भाई दूसरी स्टेट में हम इसको क्या कर दें, 0 कर दें। ठीक है, अगर इसको हमने 0 कर दिया तो क्या होगा, यहां पर पहुंचेगा 0। ठीक है, और 0.1 0 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 1। ठीक है जी, अब यहां 0 दिया है तो यहां से होके वो कितना बन जाएगा 1, और ये 1 पहुंचेगा यहां, तो जब ये 1 यहां पहुंचेगा तो 1.1 1 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 0, यानी कि अब यहां 1 पहुंचा, यहां 0 पहुंचा। अब इधर से कितना आया हुआ है हमारे पास 1, तो 1.0 कितना हो जाएगा 0, और 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा 1, और ये 1 जब यहां ट्रांसफर होगा तो 1.1 होगा 1, 1 का उल्टा हो जाएगा 0, यानी कि ये हो जाएगा 0। तो अब हमारे पास Qn+1, यानी कि ये जो स्टेट आई Q वाली, ये कितनी आ गई 0, और ये कितनी आ गई 1। कब, जब हमने D को 0 रखा, इनेबल तो हमें 1 करना ही करना है। तो यहां पर देखो हमारा Q क्या हो गया, रीसेट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, रीसेट कंडीशन हो गई। बस इसके अलावा कोई कंडीशन बनेगी नहीं, क्योंकि डी में या तो 0 दे सकते हो या 1 दे सकते हो। तो यहां जो 1 1 वाली सिचुएशन थी वो हमने एलिमिनेट कर दी। तो ये कहलाता हमारा डेटा फ्लिप फ्लॉप, या फिर सॉरी डी लैच, फ्लिप फ्लॉप नहीं लैच की बात करेंगे। तो ये क्या कहलाता हमारा, डी लैच। तो सिंपल है, इसमें केवल एक नैंड गेट लगाना है, रिवर्ट करके आपको आगे दे देना, बाकी तो ये आपका गेटेड एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है, गेटेड एसआर लैच, गेटेड एसआर लैच ही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया, क्लियर है। अब हमारे पास केस 1 में अगर D 0 है, S 0 है, R 1 है,
S0 है, R1 है, तो हमारे पास रीसेट हो जाता है। ठीक है, वो चीज आपने लिख ली। तो यहां पर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे कि इफ D इक्वल टू 0 तो S इक्वल टू 0 है, R इक्वल टू 1 है। और अगर ऐसा है तो Q हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर Q हमारे पास S0 है तो Q इक्वल टू 0 और Q बार इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, क्यू बार इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर हमारे पास D इक्वल टू 1 है तो S इक्वल टू 1 हो जाएगा, R इक्वल टू 0 हो जाएगा। उस केस में Q इक्वल टू 1 हो जाएगा और Q बार इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कहलाती है हमारी रीसेट। ये क्या हो जाएगा, रीसेट। और ये कहलाएगी हमारी सेट। ठीक है जी। तो इतना रहेगा आज के लेक्चर में, इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम फ्लिप फ्लॉप को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो लैचेज में इतना ही था। ये लैचेज से हालांकि क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसी पे ज्यादा फोकस रखेंगे। होप कि आज के लेक्चर में क्लियरिटी आ गई होगी। लेकिन ये जो चीज है ना, यही आपको फ्लिप फ्लॉप में पढ़नी है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि कैसे हमारी स्टेट चेंज हो रही है, कैसे हम उसको रीसेट कर रहे हैं, कैसे रीसेट कर रहे हैं। ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में फ्लिप फ्लॉप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।